तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच कहूं तो किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को चौंका देगी। ये कहानी है एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसने सिर्फ 5 साल के अंदर अपनी सियासी वफादारी पूरी तरह से बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जमवारामगढ़ की। तो ये जो जगह है राजस्थान का जमवारामगढ़, ये हमारी केस स्टडी है। देखिए, ये एक ऐसा इलाका है जो हमें आज की चुनावी राजनीति की बदलती नब्ज के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए सबसे पहले इसका स्केल समझते हैं। 2023 के चुनाव में यहाँ पर कुल वोटर्स की संख्या थी 2,32,000 से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी मैदान कितना बड़ा था। और जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है यहाँ का वोटर टर्नआउट, लगभग 77.39%। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग सियासत में कितनी दिलचस्पी लेते हैं और शायद एक बदलाव के लिए कितने तैयार थे। और ये रहे 2023 के नतीजे। बीजेपी को मिले करीब 55.7% वोट और कांग्रेस को 34.3%। मतलब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही निर्णायक जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक ट्विस्ट है। सिर्फ 5 साल पहले 2018 में यही सीट कांग्रेस ने बड़े आराम से जीती थी। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि पूरी बाजी ही पलट गई। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे जमीनी हकीकत, फिर जनादेश का पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद नतीजों के पीछे की वजहों को समझेंगे, फिर एक वापसी का ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ऐसे जनादेश भविष्य के लिए क्या इशारा करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे जरूरी है वहां के लोगों और वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना। यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे समझना बहुत जरूरी है। जमवारामगढ़ एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ का पूरा समीकरण काफी हद तक मीणा समुदाय तय करता है, जिनकी आबादी लगभग 31% है और इसके अलावा करीब 15% अनुसूचित जाति के वोटर्स भी हैं जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। चलिए अब जरा इतिहास में झांकते हैं, देखते हैं कि पिछले 30 सालों का चुनावी पैटर्न हमें क्या बताता है, क्योंकि अक्सर जवाब इतिहास में ही छिपा होता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। 1993 से लेकर 2023 तक सत्ता का पलड़ा कभी इस तरफ झुका है तो कभी उस तरफ। ये साफ दिखाता है कि जमवारामगढ़ एक स्विंग सीट है, मतलब यहाँ के वोटर्स की वफादारी किसी एक पार्टी के लिए पक्की नहीं है। तो इस पूरे डेटा से एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न निकल कर आता है। हाल के चुनावों में जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जैसे 2013 और 2023 में हुआ, तब तब बीजेपी को जीत मिली है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। देखिए, हमारे लोकतंत्र की नींव हर नागरिक की गरिमा और सूचित भागीदारी पर टिकी है। जब लोग बड़ी संख्या में बाहर आते हैं तो वो एक जिम्मेदार संदेश देते हैं। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। मतलब उन असली वजूहों को जानेंगे जिन्होंने 2023 के नतीजों को शक्ल दी। इन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देने के लिए ये कोट देखिए, ये फील्ड रिपोर्ट से है। ये वहां के लोगों की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी शिकायत को दिखाता है, पानी। चुनावी नतीजे अक्सर रोजमर्रा के इन्हीं संघर्षों से निकलते हैं। पानी तो सबसे बड़ा मुद्दा था ही, लेकिन वोटर्स के मन में और भी बहुत कुछ था। खराब सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और स्कूलों की खस्ता हालत। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से उस सरकार का रिपोर्ट कार्ड था जिसे वोटरों ने शायद नामंजूर कर दिया। अगर हम कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को देखें तो हाँ, उनकी कुछ ताकतें जरूर थीं, जैसे उनके पास एक स्थानीय उम्मीदवार था। लेकिन इसके सामने कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां भी थीं, जैसे जमीनी स्तर पर संगठन का ढीला होना और अपनी बात, अपनी कहानी लोगों तक सही ढंग से न पहुंचा पाना। और अगर बाहर देखें तो कांग्रेस के लिए मौके भी थे, जैसे सरकार के खिलाफ जो माहौल था उसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन उनके सामने बीजेपी का मजबूत कैडर, उनकी फंडिंग और एक राष्ट्रीय नैरेटिव जैसे बड़े चैलेंज भी थे। किसी भी चुनावी अभियान की सेहत को साइंटिफिकली परखने के लिए एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसमें 4 पिलर्स होते हैं: चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ताकत, नैरेटिव यानी कहानी और रिसोर्सेज। ये फ्रेमवर्क हमें बताता है कि जीत या हार की असली वजह क्या थी। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि असल में कमी कहाँ थी। देखिए, चुनावी रणनीति,
कहानी और संसाधन, इन पिलर्स पर परफॉर्मेंस मीडियम था, लेकिन संगठनात्मक पिलर की रेटिंग कमजोर थी। और यही वो एक कमजोर कड़ी थी जिसने पूरी जंजीर को तोड़ दिया। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विश्लेषण के आधार पर वापसी की क्या रणनीति हो सकती है। ये एक ठोस, समय पर आधारित एक्शन प्लान है। ये जो 90 दिन की रणनीति है, ये 3 तेज फेज में बटी है। पहला फेज D90 से D60, संगठन को जमीन पर एक्टिवेट करना। दूसरा D60 से D30, लोगों के असली मुद्दों पर सीधा अभियान चलाना। और आखिरी फेज D30 से D0, अपने नैरेटिव को मजबूत करना और वोटर्स को बूथ तक लेकर आना। देखिए, आज के जमाने में जमीनी अभियान को डिजिटल ताकत देना बहुत जरूरी है। इसके लिए माइक्रो टारगेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, छोटी लेकिन इमोशनल इंस्टाग्राम रील्स और गांव के लेवल पर इन्फ्लुएंसर्स के जरिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जमीनी राजनीति से जोड़ना ही होगा। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। जमवा रामगढ़ का ये जो केस स्टडी है, ये हमें सिखाता है कि भविष्य के चुनाव कैसे जीते जाएंगे। तो जमवारामगढ़ से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि आज की राजनीति में जीत सिर्फ चुनावी मौसम की रैलियों से नहीं मिलती। ये मिलती है साल के 365 दिन लोगों की सेवा करने से, उनकी शिकायतों को सुनने और एक सिस्टम के तहत उनका समाधान करने से। भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों के डेटा का इस्तेमाल उनकी सहमति से और उनकी भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारे लोकतंत्र का भविष्य बड़े बड़े हवाई वादों पर टिका है, या फिर एक अकेले गांव की जमीनी समस्याओं को सुलझाने की नीयत और काबिलियत पर? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।